वक्त बानीचे में तहरीक इंसाफ के खिलाफ 3 केसेस चल रहे हैं। एक केस है साइफर का, दूसरा केस है निकाह का, तीसरा केस है अलकादर ट्रस्ट का, जो कि जिसे 190 मिलियन पाउंड केस भी कहा जाता है। 2 केसेस में आपका कनेक्शन बन रहा है, आपको भी मुलजिम ठहराया गया है, जिनमें एक निकाह वाला मामला, दूसरा अलकादर ट्रस्ट है। इसमें आप पहले अलकादर ट्रस्ट की हम बात कर लेते हैं कि इसमें पैरा नंबर 5 जो है, ये रेफरेंस मेरे हाथ में है, पैरा नंबर 5 में ये लिखा गया है कि मलिक रियाज ने 458 कनाल ज़मीन खरीदी और अपने नाम पर ट्रांसफ़र की, क्योंकि आपके नाम पर ट्रांसफ़र की, क्योंकि उस वक्त ट्रस्ट जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर कायम नहीं हुआ था। तो क्या ये ज़मीन पहले आपके नाम पर ही थी और उसके बाद फिर ये ट्रस्ट के नाम पर हुई थी, और आपका इसमें खान साहब ने इंतखाब क्यों किया कि आप ही के नाम पर पहले ज़मीन रखी जाए? जी समर भाई, देखें, ट्रस्ट बनने में देर लगी, तो लिहाजा जब तक ट्रस्ट फॉर्मुलेट नहीं हो चुका तो अब तक उनने बोला था कि आप ज़मीन अपने नाम ले लें और फिर जो ही ज़मीन बने तो ट्रस्टी बन के सारी ज़मीन उस ट्रस्ट के अंदर आप डाल दें। अब इसमें 2-3 सवाल हैं जो मैं खाली व्यूअर्स के लिए क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो बात करते हैं कि जी मलिक रियाज साहब की 190 मिलियन के बदले हमें ये ज़मीन मिली है, तो बात तो ये है कि जो ज़मीन या जो मलिक रियाज साहब की जो 190 मिलियन जो रेफरेंस में जो ये देते हैं एग्जांपल, वो कैबिनेट मीटिंग के देते हैं कि कैबिनेट मीटिंग में ये मंजूर की गई। रेफरेंस आपके सामने है समर भाई, आप जरा पढ़ के बता दें कि जो कैबिनेट की जो मीटिंग थी वो कौन सी डेट की थी। वो 3 दिसंबर की थी, 2019। तो 2019 3 दिसंबर। अब जमीन जो मेरे नाम हुई है ट्रस्ट में डालने से पहले, वो कौन सी डेट थी? अप्रैल 2019। तो मतलब है 6-7 माह पहले जमीन दी गई है और बताया ये जा रहा है, जिसने भी ये नैब का रेफरेंस बनाया, मतलब उनको शर्म आनी चाहिए कि रेफरेंस क्या है कि 6 माह पहले 7 माह पहले जमीन दी जा रही है और उसके बाद एक जी कि कभी ना कभी कैबिनेट में शायद ये 190 मिलियन मलिक रियाज का है तो इसको जोड़ने की कोशिश की गई है। मतलब इतना बड़ा वक्फा है दोनों के बीच में। दूसरी चीज ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई हो पहले कि आप जमीन दें, आपको हम इस मामले पे फेवर करेंगे कल को जाके। सर एनसीए के साथ अगर कोई नेगोशिएट कर रहा हो, अगर एक बिजनेसमैन या मलिक रियाज साहब का एनसीए के साथ चल रहा हो, तो क्या उनको 6 माह पहले अपने डिसीजन का पता होगा? गुफ्तगू तो चल रही थी, तो उसी वक्त नहीं, लेकिन उससे 6 महीने पहले तो कौन सा केस है ऐसे कि आपको 6 महीने पहले आपको पता चलता है कि जी ये चीजें होंगी? कोई केस ऐसा है ही नहीं, वरना 6 महीने बाद क्यों चले उसके तो फौरन 1 महीने बाद 2 महीने बाद हर चीज आके राइटिंग में आपके सामने आ जाए। पहली चीज। दूसरी चीज, अब केस जरा देखें कि खान साहब के ऊपर के वो उनने करप्शन की है या मैं उनका कोई उस पे फ्रंटमैन था। ये जी फ्रंटमैन। अब ये एक वाहिद केस है कि खान साहब को इसमें करप्ट डिक्लेयर किया गया और मुझे फ्रंटमैन डिक्लेयर किया गया। किस चीज पे? कि 458 कनाल जमीन आई है, वही 458 कनाल जमीन एक ट्रस्ट के अंदर गई है, एक कनाल भी इधर उधर नहीं हुआ या आधा कनाल भी मेरे और इमरान खान के बीच में नहीं बांटा गया। वही एग्जैक्ट जमीन ट्रस्ट के अंदर गई है। ट्रस्ट के कानून, एक सेकंड समर भाई, ट्रस्ट के कानून क्या है कि कोई बेनिफिशियरी नहीं हो सकता उससे, कोई उससे अलाउंस नहीं ले सकता, कोई पे नहीं ले सकता, कोई अपने नाम नहीं कर सकता। और उस मौजूदा जमीन पे इस वक्त यूनिवर्सिटी बनी हुई है जहां 300 बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब करप्शन की इंतहा है। अगर यही करप्शन पिछले 70 साल से हो रही होती तो शायद आधा हमारा मुल्क एजुकेटेड हो जाता है इस करप्शन के अंदर। अच्छा, आपका इंतखाब क्यों किया उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने इस अहम तरीन ट्रांजैक्शन के लिए? देखें, जाहिर बात है कि मैं एक तो एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर भी था और जाहिर बात, मैं सबको पता है, मैं उनसे करीब भी हूँ, तो उनने ट्रस्ट किया था मेरे पे कि ये एक अमानत है और ये अमानत जानी है ट्रस्ट के अंदर। तो वही अमानत जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई कि ये अपने नाम करो और ये ट्रस्ट के अंदर करो। तो क्या आप अकेले ट्रस्टी थे जब ये ट्रस्ट बना या कोई और भी ट्रस्टी था आपके साथ? नहीं, आई थिंक मैं और बाबर अवान साहब थे। आई थिंक रजाक दाऊद साहब थे या नहीं थे, आई कांट रिमेंबर, लेकिन बाबर अवान साहब। लेकिन बाबर अवान साहब का नाम नहीं है रेफरेंस के अंदर। जिन 8 लोगों को नॉमिनेट किया गया उनमें बाबर अवान साहब का नाम नहीं है। हम कोई चंद महीने रहे और फिर उसके बाद ट्रस्टीज चेंज हो गए। बाबर अवान साहब का नाम शायद इसलिए ना हो क्योंकि उनको दिखाना था कि फ्रंटमैन मैं हूं, क्योंकि पहले नाम मेरे नाम पे हुई है। लेकिन ये कैसा फ्रंटमैन है और ये कैसी करप्शन है कि जमीन ना इमरान खान के पास गई है ना मेरे पास गई है, ट्रस्ट के अंदर गई है,
जिसके ऊपर मौजूदा एक यूनिवर्सिटी है जहाँ 300 बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये मामला इतना सिंपल जिसे आप बता रहे हैं, ये मामला आप कह रहे हैं इतना सिंपल है, तो क्या ये शहजाद अकबर साहब उस वक्त चूंकि डील करते मामले को, उन्होंने मिस हैंडल किया है कि आज ये रेफरेंस तक नौबत पहुंच गई है? देखिए, एक्चुअली अगर इसमें कोई चीज मैं नहीं समझता सच मिस हैंडल हुई है, क्योंकि जहां तक अल कादिर ट्रस्ट की बात है वो एक क्लियर और सिंपल केस है। देखिए, अगर हम थोड़ा सा साइड पे कर ले, मेरी बायसनेस इमरान खान की तरफ या पीटीआई की तरफ एक सेकंड के लिए छोड़ दें, और अगर मैं सिर्फ बतौर पाकिस्तानी सोच रहा हूँ, आप ये बतौर पाकिस्तानी ये चाहते होंगे कि आपके मुल्क के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स को जमीन डोनेट करें एजुकेशन यूनिवर्सिटीज के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, और वो ट्रस्ट के नाम होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर्स चेंज होते रहते हैं और वो ट्रस्ट कायम रहे। अच्छा, अब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, मलिक रियाज ने ये दे दिया, तो अब उसके बाद अगर कोई और बिजनेसमैन देखता कि यहाँ यूनिवर्सिटी बन गई है, मैं भी अपनी जमीन डोनेट अच्छा, आप तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, आप तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, जो आपके ऊपर इल्जामात लगे उनको लेके कि आपके ऊपर ये इल्जामात बनते नहीं हैं, ये गलत केस बनाया गया, गलत रेफरेंस बनाया गया है, तो फिर आपके वारंट निकले हुए हैं, क्या आप पाकिस्तान में आके इस केस का सामना करेंगे, या फिर जो ताना आप देते थे मियां नवाज शरीफ को या उनके बेटों को, उसी ताने को आप भी सुनेंगे बैठ के लंदन में? देखिए, पहली बात तो ये कि ना तो मैं कोई प्लेटलेट्स का बहाना निकल के पाकिस्तान से निकल के आया था, मैं तो खान साहब के पहले अरेस्ट से भी कुछ 5 दिन पहले बाहर था। दूसरी बात ये कि मैंने बार बार हर शो पे बोला है कि जो ही इलेक्शंस की डेट्स अनाउंस हो जाए, इलेक्शन का स्केड्यूल आ जाए और इंशाल्लाह नॉमिनेशंस फाइलिंग का वक्त आ जाए, तो सिर्फ मैं नहीं लेकिन बाकी जो सारी हमारी लीडरशिप है इंशाल्लाह मैदान में आई। आप कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं बाय द वे? मैं अटक से इंशाल्लाह। अटक से लड़ रहे हैं, इस्लामाबाद से नहीं लड़ रहे? इस्लामाबाद में भी आपकी बात चल रही थी कोई? देखें, वो तो पार्टी के और फैसले होते हैं, लेकिन जाहिर बात है कि अटक एक ऐसी मेरा मेरी कंस्टिट्यूएंसी और वहाँ मेरी कमिटमेंट है। ये बताएं कि आज आपकी तहरीक साहब का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है, बैरिस्टर गौहर साहब पार्टी के चेयरमैन बन गए हैं, कुछ मुखालफत भी थी बैरिस्टर गौहर साहब के वाले से पार्टी के अंदर, कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई भी, जो एक बयान पहले आया शरफ मरवत का, उसकी फिर आके तरदीद की गई, फिर अगले दिन एक और बयान आया अली जफर साहब का कि गौहर साहब को नॉमिनेट कर दिया है, खान साहब ने वो खुद नहीं आ रहे, आके उन्होंने एंडोर्स किया जो पहले दिन बात की शरफ मरवत की, जिसकी पार्टी ने पहले तरदीद की थी। फिर बाद लतीफ़ खोसा साहब की एंट्री थी, वो कहते नहीं जी ये सारों को समझने में गलती हुई है, खान साहब ही रहेंगे चेयरमैन, कुछ भी नहीं हो रहा। इत्तलात मेरे पास तो ये है कि खोसा साहब को पार्टी चेयरमैन बनाने की भी एक एफर्ट हुई है, खान साहब के घर से ये कोई एफर्ट हुई है, और दूसरा अलीमा खान साहब के हवाले से भी कुछ बातें चल रही हैं, मेरे पास इस हवाले से कंफर्म रिपोर्ट तो नहीं है लेकिन बातें चल रही है कुछ कि अलीमा खान के भी चेयरमैन तरीके साहब बनने के हवाले से कुछ कंसिडरेशन चल रही थी, क्या था ये मामला? लेकिन जहाँ तक शेर मरवत साहब की और बैरिस्टर अली जफर साहब की जो बात है, वो बात तो एक ही, उन्हें दोनों ने एक ही बात की थी, सिर्फ थोड़ी सी टाइमिंग का मसला था। मसला क्या था कि एक ने पहले कह दिया, दूसरे ने बाद में कह दिया, और वो क्योंकि एक प्रोसीजर होता है कोर कमेटी में जाते हैं, क्यों करते रहे एक दूसरे की? जब चेयरमैन तरीके साहब ने कह दिया था कि जाएं अनाउंस करें मीडिया के अंदर, इसका मतलब है कि वो गौहर साहब की नामजदगी को मतनाज़ बनाने या उनकी खान साहब के फैसले को तब्दील करने की कोशिश थी कि भाई किसी और को बनवा दिया जाए? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बात यह कि एक शख्स इस वक्त जेल में है और जो वो बताते हैं वो वकीलों को बताते हैं, और प्रोसीजर हमारा होता है कि वो कोर कमेटी में आता है, फिर उसको पॉलिटिकली आप रैप अप करके आप बाहर उसका बयान देते हैं। अच्छा, तो खोसा साहब वाले पे और अलीमा खान साहब पे जरा जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम कम है। देखें, जहां तक खोसा साहब की बात है कि वो तो पार्टी में है ही नहीं, तो उनका तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई लॉजिकल कोई बात भी हो सकती है कि मुझे खान साहब ने की दावत दी है, मैंने कहा मैं सोच के बताऊंगा, वो प्लान तो ये था कि शामिल होंगे और खान साहब उन्हें नॉमिनेट कर देंगे शायद, लेकिन वो शायद अभी तक सोच रहे हो, लेकिन इस वक्त एज ए वी स्टैंड टुडे खोसा साहब पीटीआई के अंदर नहीं है। गौहर साहब जो है, बैरिस्टर गौहर साहब जो है, उनने पीटीआई में एज ए वर्कर, एज अ लीडर उनने शमूलियत की हुई है। वो ज्वाइन अलीमा खान वाला क्या मामला है? बहुत पहले अलीमा खान का भी कोई नाम चल रहा था? अलीमा खान का भी मैं नहीं समझता कि ऐसा है, ये सारी स्पेकुलेशन है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी एक एंटाइटलमेंट की पार्टी नहीं है, हम नून लीग या पीपीपी नहीं है कि कोई एंटाइटलमेंट किसी को हो, और वो सब जानते हैं। तो आई थिंक ये भी पूरी एक स्पेकुलेशन सिर्फ बनाई हुई थी जस्ट टू क्रिएट कंट्रोवर्सी, वरना ऐसी कोई बात बिल्कुल है नहीं। खान साहब ने ये साबित कर दिया है गौहर खान साहब को इंटरम चेयरमैन बना के कि ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह नहीं है। वैसे अच्छा ना होता कि आप लोग मौका दे देते अकबर शेर बाबर को भी इलेक्शन लड़ने का, चूंकि उन्होंने अपना लोकल स्टैंड तो एस्टैब्लिश कर दिया। कल पाकिस्तान तहरीक साहब के ऑफिस में जाके उनके पास अदालती फैसले पड़े हुए, इलेक्शन कमीशन का फैसला पड़ा हुआ है कि वो पाकिस्तान तहरीक साहब के मेंबर हैं, बीइंग मेंबर
कोई भी इलेक्शन लड़ने का अहल है, इलेक्शन लड़ सकता है, उसका राइट है। वो कहते हैं मेरी हक तलफी हुई है, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था। इखलाकी तौर पर तो उनका राइट नहीं बनता, लेकिन सियासी तौर पर, सॉरी लीगली उनका राइट बनता था। अगर दे देते तो उन्हें चैलेंज करने का मौका नहीं मिलता। वो कह रहे हैं मैं चैलेंज करूंगा जाके इस मामले को अदालत के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर, कि भाई गलत इलेक्शन हुआ है। अब तो समर भाई ये तो शुरुआत है, अब की मुर्दे कब्र से निकल के आएंगे जिसके अंदर हवा डाली जाएगी कि कोशिश करें उनको जिंदा करने के लिए। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अच्छा, मुझे ये बता दें कि आपने एक बयान में आपका पढ़ रहा था, आपने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाक फौज एक पेज पर हैं। ये आप लोग एक पेज पर कैसे हो गए? आप लोग तो पोल दे पार्ट, जिसे मैं कहूँगा, वो चल रही थी सूरत हाल। नहीं देखें, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम बल्कि पीटीआई इंक्लूडिंग ऑब्वियसली हमारे लीडर इमरान खान साहब, ये एक साजिश है कि हमें पिट करने के अगेंस्ट पाक फौज। सवाल ये पूछा गया है कि आप और पाक फौज एक पेज पे है। तो भाई पीटीआई पाक फौज कब एक पेज पे नहीं थी? हमेशा पीटीआई पाक फौज के साथ खड़ी हुई और पाक फौज पीटीआई के साथ खड़ा हुआ। तो जब सवाल आप करते हैं पाक फौज और आप कोशिश करते हैं कि पूरे पाक फौज उनको एक इंसान के अंदर समेट लें या कहीं समेट लें, दैट इज नॉट पॉसिबल और हम कभी भी ये नहीं होने देंगे। सर, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट तो थी जिसका इतराफ बाद में किया भी माजी की एस्टैब्लिशमेंट ने, जो कि आपके दौरे हुकूमत में सपोर्ट एक थी आपको, वो बाद में विड्रॉ कर ली गई। तो आप लोग इलेक्शन से यानी आपके खिलाफ फिर अदम एतमाद कामयाबी हो गई। तो अब तो ऐसी कोई सपोर्ट नहीं आपके लिए। अब तो वो कह रहे हैं हम न्यूट्रल हैं और हम न्यूट्रल सारे सिस्टम को चला रहे हैं। जब नहीं, लेकिन सवाल आपके अलग है ना जी। आप बात करते हैं इन टोटलिटी के आप पाक फौज के साथ है। ऑफ कोर्स हम पाक फौज के साथ है, कौन सा पाकिस्तानी अपने फौज के साथ नहीं है। और जहां तक बात जाती है कि जब खान साहब खुद प्राइम मिनिस्टर थे, उनने तो सबसे ज्यादा पाक फौज की वकालत की है, नेशनली और इंटरनेशनली फख्र से सर बुलंद की है हर जगह जहां भी गए हैं पाक फौज की। तो हम किसी को भी इजाजत नहीं देंगे कि हमें कभी भी अस वर्सेस देम टाइप कोई सिनारियो बनाने का पाक फौज के खिलाफ। याद रखें कि आप लोगों ने 9 मई के वाकयात से भी लातल्की का इजहार किया है आपकी पार्टी लीडरशिप ने रिसेंटली। और क्या ये सीबीएम है ताल्लुकात ठीक करने के हवाले से? और आप मानते हैं कि जो पिछले अरसे में कुछ हुआ, कुछ ऐसे बयानात आए, कुछ ऐसी पॉलिसीज, कुछ ऐसी तकारीर हुई कि जिससे इंस्टीट्यूशन के साथ आपके मामला खराब हुए, अब आप उस पर यानी मानते कि खान साहब को भी, या आप भी मानते कि भाई गलत था और आप उस पर यानी कि माफ़ी तक मांगने को तैयार है, भाई ये गलत हुआ था? हमने 9 मई का तो उसी वक्त ही हमने तनकीद कर दी थी। हमने अफसोसनाक वाकया था, हमेशा पीटीआई ने उसको बोला और पीटीआई में सबसे पहले इमरान खान ने बोला है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चाहे कोर्ट कमांडर हाउस, जिना हाउस हो या किसी रेडियो वाले की रेडियो हो, हम कभी वायलेंस में बिलीव ही नहीं करते, चाहे जिस एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम हो। लेकिन बात यह कि 9 मई को बार बार लेके आना, लेकिन वो शख्स नवाज शरीफ जिसने एक एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर को मारने की कोशिश की जहाज के अंदर सिविलियंस और आर्मी पर्सनल, फाइनली सर एक और बड़ा अहम मामला है, माफी मिली हुई है। एक और बड़ा अहम मामला है, वो है खान साहब के निकाह के हवाले से आप गवाह भी थे उसमें, और मानिका साहब भी बार बार आपका नाम भी ले रहे हैं। उनका बयान आने के बाद, उनका फरीक बनने के बाद इस मामले में कितने चार्जेस हो सकते हैं? वो तो कह रहे हैं कि भाई मैंने तो जो है तलाक दी थी 17 तारीख को और उसके बाद फिर यकम को निकाह हो गया था। आई थिंक मानिका साहब को खुद ही उनकी यादाश्त कुछ उसी शो में भी बड़ा एक लो क्लास लेवल का शो भी था और मानिका साहब खुद ही उस शो में बड़े कंफ्यूज लग रहे थे। उनने मेरा नाम भी 2-3 जगहों पे लिया था और बोला था कि मैंने उनको कॉल करके धमकी दी थी कि तलाक दें या ये करें वो करें। मैं आपके शो पे चैलेंज करता हूं कि उस वक्त के कॉल रिकॉर्ड्स, मेरा नंबर वही है। आई एम श्योर उनका नंबर अगर वो हो या ना हो या जो भी नंबर था उनका वक्त, मेरे नंबर पे मैं चैलेंज करता हूं कि उस साल के कॉल रिकॉर्ड सारे निकालें और उसके आसपास कोई भी कॉल उनको मेरी तरफ से गई हुई हो, धमकी देनी तो दूर की बात है, कोई भी कॉल गई हुई हो तो मैं चैलेंज करता हूं उनको दिखाने के लिए। वो इंतहाई एक आप देख सकते हैं कि एक प्रेशराइज्ड शो था। अचानक उनको 5-6 साल कि निकाह जो है फरवरी में ही हुआ था, जनवरी में नहीं हुआ था। 5-6 साल वो जो बयान भी दे रहे, निकाह हाँ भी बयान दे रहे मुफ्ती सईद साहब भी के निकाह जो है वो जनवरी में ही हुआ था, फरवरी में नहीं हुआ। फरवरी में दोबारा निकाह के लिए कहा गया था। और हाफिज सईद साहब का और मानिका साहब की गैरत पिछले 5-6 सालों में पता नहीं, आई थिंक वो जो मुफ्ती सईद साहब का वो फंसी हुई थी अपने बेंटलीज के अंदर और गाड़ियों के अंदर जो वो उस वक्त चला रहे थे। तो पहले उनको गैरत नजर नहीं आई, अभी पिछले 2-3 हफ्तों में उनको अचानक से उनको ये याद आ गया कि शायद ये निकाह सही नहीं था। पिछले 5-6 महीनों में से जब वो अपनी नई शादियां कर रहे थे तब तो उनको याद ही नहीं रहा।